एक सेकंड वेट करें। सेकंड मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा वेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं बच्चों हमने कंप्लीट करे थे, और उसमें हमने जो है दो तीन सवालात जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बनाए थे। और हमने उसमें डिस्कस किया था कि इनकम स्टेटमेंट में आपके पास जो है जो फॉर्मेट होता है वो एक बनवाया था आपको, क्या हाउ वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट थी दैट इज इनकम स्टेटमेंट, कि उसका एक फॉर्मेट आपको लिख दिया था कि सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं तो नेट सेल्स आ जाता है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करा आपने, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड नेट परचेजेस वगैरह करी आपने, उसमें आपने परचेजेस कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड वगैरह परचेज रिटर्न माइनस करा, जो भी फॉर्मेट था। और इनकम स्टेटमेंट में सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की मदद से हमने वो चीजें उसमें पोस्ट करनी थी। ठीक है, इसका बताए। और फिर सेकंड स्टेप जो है, सेकंड उसमें जो है हमने वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट,
जो सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी दैट इज बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनाई जाती थी वो प्रिपेयर की जाती थी आपके पास एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की मदद से। इसका हैंडआउट भी आपको मैंने दिया था, तो आप लोग होपफुली जो इसके सवालात थे बाकी वो कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए एक बड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हम इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो है उसका दूसरा नाम ट्रांसपोर्टेशन थे, आपको बताया था, कैरेज इनवर्ड और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो है वो फ्रेट इनवर्ड है या कैरेज इनवर्ड है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रख लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के अंदर काम आता है। और जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड है वो आपके पास जो लिखा जाता है वो अदर एक्सपेंसेस में लिखे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने कंप्लीट आउट करी थी। और ये याद रख लीजिएगा, सबसे पहले हम जो है इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हम वी हैव टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। और वो जो नेट प्रॉफिट है वो आपका ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर जब हम ओनर्स इक्विटी बनाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एट स्टार्ट एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स गिव्स यू कैपिटल एट एंड। और इसके अंदर जब आपने टोटल लायबिलिटीज ऐड करी तो टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी हो गया। तो ये आपके पास सारी डिटेल थी। आज जो है बड़ा ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आपका 99.9% आपके पास सर जो है मेरे ख्याल से आपका यही चैप्टर जो है पहला IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही मोस्ट प्रोबेबली जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, उसकी कुछ बेसिक्स हैं और उसके इम्पोर्टेंस हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में याद रखिएगा, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने दो डिफरेंट तरीकों के एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस की बात करी है। एक एक्सपेंस का, अच्छा चैप्टर टॉपिक का नाम हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बच्चे। यानी जो हम एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करते हैं उसमें से एक डिटेल्ड एक्सपेंस को आप इंशाल्लाह हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और बहुत ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस है। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, इसका मतलब तो है अखराजात, खर्चों की जमा। तो अकाउंटिंग में दो डिफरेंट किस्म के आपके पास जो है वो अखराजात या खर्चे होते हैं। सर वो क्या है? एक का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक का नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक का नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बताएं अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने? बहुत ही अच्छी तरीके से सुनिएगा, इंशाल्लाह होपफुली बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। और इसका बहुत ज्यादा आपके FAR1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मेरे लिहाज से। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो टाइप्स बताई है बच्चे, उसमें इन्होंने 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं मेरे लिहाज से। जो 5 पॉइंट्स ये बताए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट दोनों की डिफरेंशिएट करने के लिए अकॉर्डिंग टू IAS 16 जो इन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं, तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, जिससे बात बहुत अच्छी तरीके से वाज़ह हो जाती है। तो बात करते हैं। वैसे तो एक एक्सपेंडिचर का मतलब तो हो गया है खर्चे अखराजात। पहला पॉइंट जो बताया है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच गिव बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा खर्चा जो आपको बेनिफिट देता रहे एक साल से ज्यादा के अरसे तक, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे तमाम खर्चे जो आपने खर्चा तो एक दफा कर दिया लेकिन उससे जो बेनिफिट ड्राइव हो रहा है वो आपका एक साल से ज्यादा अरसे तक के लिए जो बेनिफिट दे वो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आपके पास जो आता है वो आपके पास आ जाता है
all those expenditures which give benefit for less than one accounting period, जिससे आपका जो फायदा तो वो भी देता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस फर्क ये है बच्चे कि वो 1 साल के अंदर अंदर तक का आपको जो है बेनिफिट देता है, इसके बाद आपका बेनिफिट आना रुक जाता है, यानी 1 महीने का 2 महीने का बेनिफिट देते हैं। सर क्या मतलब है, अभी डिटेल में आपको इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा समझ में आएगा। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉर्मली इन बिग अमाउंट। ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं वो बहुत लंबे अमाउंट के होते हैं, बड़े अमाउंट के होते हैं, दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार इतनी जल्दी जल्दी रिपीटेटिवली नहीं होते। फिर लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज नॉन करंट एसेट। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि ऐसा खर्चा जो 1 साल से कम 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट दे, उसको यू हैव टू सपोज टू राइट इन बैलेंस शीट एज अ नॉन करंट एसेट। बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नॉन करंट एसेट में लिखोगे बैलेंस शीट में, वो आपका नॉन करंट एसेट ट्रीट किया जाता है। जी हाँ, ये आईएएस ने बताया है कि भाई उनको आप एज अ नॉन करंट एसेट ट्रीट करोगे, यानी वो एसेट है, खर्चा तो है लेकिन उस खर्चे की प्रॉपर्टी ये है, उसकी क्वालिटी ये है कि वो एक दफा खर्चा करा है, अब आप उससे बेनिफिट लेते रहोगे। और फिर आपके पास लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉर्मली गिव बेनिफिट मोर देन विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, 12 महीने से कम खर्चा देते हैं। They are normally in small amounts as compared to normally in small amount, ये comparatively small amount के होते हैं। कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार रिपीटेडली करने पड़ते हैं। और चौथा पॉइंट दोनों का ही इतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे तमाम खर्चे जो आप बार बार करते हो, कंपैरेटिवली छोटे अमाउंट के हो, और उनको इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस लिखा जाता है। सर कोई एग्जांपल? 5वें पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, 5वें पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इससे एक चीज बता दूं कि इसकी एग्जांपल में प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, डिलीवरी वैन, बिल्डिंग्स, फर्नीचर आर द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप देखो तमाम के तमाम खर्चे मेरे ख्याल से आपको बहुत लंबे अरसे तक बेनिफिट देते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिलियंस और बिलियंस रुपीस के होते हैं। कोई आपने ऑटोमेटिक प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, यार एक आपने 1 करोड़ का प्लांट खरीदा है, ऑटोमेटिक प्लांट खरीदा है, तकरीबन समझ लो 70 लाख का, 1 करोड़ का, ठीक है सर, यार डेफिनेटली वो 1 करोड़ रुपए तुम्हें रिकवर करने में, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर ही से बेनिफिट देगा तो डेफिनेटली कहाँ से पैसे रिकवर होंगे? हमने तो ये सुना है कि ये बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात सुनी है, बहुत लंबे अरसे तक बेनिफिट देता रहता है। अब वो जो प्लांट एंड मशीनरी आई है, बस हमारी क्या सोच है कि अब इससे प्रोडक्शन होती रहेगी, बनाते रहेंगे, यूज करते रहेंगे और पैसे कमाते रहेंगे। यानी आपने एक स्कूटर खरीदी, आपने मोटरसाइकिल जो खरीदी, तो वो कंपैरेटिवली 70-80 हजार रुपए की कोई भी चाइना की बाइक खरीदी आपने ना, कोई से भी मॉडल की, सुपर पावर वगैरह व्हाटएवर, बच्चे ये जो 70,000 रुपए की आपने गाड़ी बाइक खरीदी है, कोई आपने 4 व्हील जो है कार खरीदी है 10-15 लाख रुपए की, ये खर्चा सिर्फ आप एक दफा करते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर, जिसको पेमेंट करनी होती है एक दफा दे दी बस, अब बार बार नहीं देनी है, हर महीने नहीं देनी, हर साल नहीं देनी। अब उस स्कूटर से आप मैक्सिमम बेनिफिट लोगे, अपने जो है घर के काम भी कर सकते हो, पढ़ने के लिए जा सकते हो, जॉब पर जा सकते हो,
तो वो जो आपका खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन उस बाइक के अंदर जो डेली बेसिस पे और हर दिन जो है वालेकुम जरा उससे जो हम उसमें जो पेट्रोल डलवाएंगे वो पेट्रोल जो है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेस्ट एवर एग्जांपल है, जो गाड़ी खरीदते हैं हम 15-20 लाख रुपए की, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उस गाड़ी के अंदर जो हम बेनिफिट जो पेट्रोल डलवाते हैं, उसका जो ऑयल चेंज करवाते हैं, हम जो उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, वो हमारी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। होपफुली ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के। जो हम मेंटेनेंस करते हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इधर अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने एक और बात बताई, बड़ी जबरदस्त कही, जरा गौर से सुनिएगा ताकि ये भी आगे बहुत ज्यादा IAS 16 के अंदर बार बार कंपैरेटिवली आता रहेगा, तो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह कि यार सर ने क्लियर करा था ये बात। 4 पॉइंट के बाद जो 5वां पॉइंट है, अच्छा कोई हम अगर प्लांट या फॉर एग्जांपल हम जो है कोई आई मीन टू से दैट कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, तो हमें पता है कि वो बिल्डिंग हम जो है मिलियंस और बिलियंस रुपीस की खरीदते हैं। वो बिल्डिंग हम जो है मिलियंस और बिलियंस रुपीस की खरीदते हैं, ठीक है सर। तो वो बिल्डिंग जो ली जाएगी वो सिर्फ मेरे ख्याल से एक दफा ली जाएगी, एक दफा पैसे देने होंगे हमें, कोई बार हर साल थोड़ी देने होंगे। एक दफा आपने पेमेंट कर दी, बस अब वो बिल्डिंग आपकी हो गई खराब। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो रिपेयर होगा, कभी आपका कोई जो है चीज खराब हो गई, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस तो आपको जब तक करवानी पड़ेगी जब तक वो बिल्डिंग आपके पास है। कभी कोई छोटा मोटा प्लम्बर का काम करवा दिया, थोड़ा बहुत कोई जो है इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ तो वो करवा दिया। यानी मेंटेनेंस इज द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग परचेज इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, मुताहिर बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस एक्सपेंस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। हमारे पास जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ी जो परचेज करी है वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि हम लिखेंगे बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट एसेट। और उस गाड़ी के ऊपर जो हम मेंटेनेंस करवाएंगे, उसका जो है माइलेज पूरी हो जाएगी तो हम उसकी जो है ट्यूनिंग करवाएंगे, सर्विस करवाएंगे, ब्रेक शू की सर्विस करवाएंगे, ब्रेक पैड वगैरह। सर वो कब कब करवानी होगी? जितनी मरतबा जब तक आपके पास गाड़ी मौजूद है। तो बिल्डिंग जो आपने खरीदी है दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज अ नॉन करंट एसेट। लेकिन जो आपके पास उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी। होपफुली सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर बेटा? जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, नूर जरा, अस्का, मुताहिर, इज इट क्लियर बेटा? इसलिए कि ये जो है अस्का, नूर जहरा, ये IAS 16 मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 110% आपका FAR1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है सर जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक मैंने जो है, अच्छा ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं मैं आपको ये बता भी रहा हूँ, आप इसको अपने पास नोट डाउन भी कर लेना मेरा बेटा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका 5वां पॉइंट अभी मैंने डिस्कस नहीं करा, उसको मैं जरा सा अभी बता रहा हूँ, और ये आपको क्लियर होना बहुत ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच इम्प्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ऐसा खर्चा जो पहले से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ा दे, पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस में इजाफा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने कोई ऐसा खर्चा करा है जिससे मेंटेन रह रही है सिर्फ,
वो नॉन करंट एसेट मेंटेन रह रही है, जैसे पहले चल रही थी ऐसे ही चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मेंटेन का मतलब, मेरा कहने का मकसद कि उन्होंने उस मेंटेन का मतलब यह है कि जो पहले प्रोडक्शन हो रही थी अभी भी इसी में हो रही है। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल जो इसके सामने ही लिखी हुई है मेरा बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्लांट खरीदा 2019 में। ओके सर, 2019 में हमने एक प्लांट खरीदा। ओके सर, सर कितने का लिया? 50 लाख रुपए का प्लांट लिया 1 जनवरी 2019 को। ठीक है सर, और हमने जब ये प्लांट खरीदा था तो हमें पता चला था कि ये सालाना 1 महीने के, ये यूं कह लो कि 1 महीने के 10,000 यूनिट्स बनाएगा, 1 महीने के 30 डेज में। और पूरे साल में फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ 2 लाख की प्रोडक्शन कर रहा था, यूं समझ लो। अच्छा जी, प्लांट आपने 50 लाख का लिया, प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स की हर महीने हो रही थी। मशीन चलाई, जनवरी में चलाई, फरवरी में चलाई, मार्च में चलाई, अप्रैल मई जून, 8-9 महीने तक मशीन बेहतरीन चलती रही। 50 लाख का प्लांट लिया, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, हर महीने 10,000 यूनिट्स बनते हैं उसमें। ओके सर, 9-10 महीने बाद नूर जरा इसका मुताहिर हुआ क्या कि हम तो बस उसको दिन रात चला रहे थे, 10-10 हजार यूनिट जो है मजे से हमारे निकल रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं। अगस्त सितंबर में 8-9 महीने बाद मशीन के अंदर क्या हुआ, कुछ उसमें हमिंग हुई या कोई वाइब्रेशन हुई, तो क्या हुआ भाई, मशीन में फॉल्ट ये आने लगा कि जो प्रोडक्शन है, जो यूनिट्स बन रहे हैं उसमें फॉल्ट आने लगा। कोई मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट खराब बनने लगा, उसमें लाइनें आने लगी, उसमें जर्किंग आने लगी, कुछ भी हो गया। हमने फौरन मशीन वाले को फोन किया, भाई इधर आओ, ये क्या हुआ? उसने कहा भाई आपने कब खरीदी? हमने कहा 1 जनवरी 2019 में लिए यार, अभी तो 9 महीने हुए हैं। बोला यार सर आपको बताया नहीं था क्या लेते हुए कि हर 6 महीने बाद ट्यूनिंग सर्विस करवाना? हमने कहा अबे यार हम तो बिल्कुल ही भूल गए। बोला आप तो गधे की तरह, बस गधे की तरह उसको चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, ना ऑयल चेंज करवा रहे हो, ना कुछ देख रहे हो, ना ट्यूनिंग करवा रहे हो। अरे हमने कहा बिल्कुल भूल ही गए यार, हम तो बस चलाने में लगे हुए थे। उसने कहा भाई इसका 10,000 रुपये का मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, इसमें ऑयल चेंज होगी, ट्यूनिंग होगी, सर्विस होगी, सब कुछ करूंगा, और सारे नट बोल्ट टाइट करूंगा, मिट्टी के तेल से साफ सुथरा करूंगा, ये वो अगड़म चकड़म, और फिर वापस से सही हो जाएगी, आवाज भी कम हो जाएगी, हमिंग भी चेंज हो जाएगी, वाइब्रेशन भी कम हो जाएगी, पूरा ऑयल नया डालूंगा। हमने ओके कर दिया और दे दिया। ये जो 10,000 रुपए का जो मेंटेनेंस का कॉस्ट बता रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो 50 लाख रुपए की मशीन खरीदी दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। इधर तक सबके बात क्लियर है? नूर जरा इधर तक सबके क्लियर है मुताहिर ये बात? अब जरा जी सुनिएगा, सर। 50 लाख की हमने मशीन ली थी बच्चे, और 10,000 रुपए की मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। अब जरा थोड़ा सा कहानी में क्लाइमेक्स ला रहा हूँ, मजा आएगा, दरअसल समझ में आएगा तो और जल्दी पिक कर लोगे। और वो मेंटेनेंस कर रहा था, हमारी जो है मशीन को साफ वाफ कर रहा था, हम उससे बातें कर रहे थे। हमने कहा यार ये अभी हमने 50 लाख की ली थी। बोला सर आपको पता है कंपनी ने एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है? मैंने कहा अच्छा, यार हमें तो नहीं पता। यार कितने का है? सर वो 70 लाख का प्लांट लिया है नया जो आया है। अच्छा, बिल्कुल सेम है, हाँ बिल्कुल आपकी तरह है जो आपका प्लांट है। यार हमने तो 50 लाख का लिया था, 9-10 महीने में 20 लाख रुपए बढ़ गई। गौर से सुनना सारे बच्चे, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो फिर सर क्या हुआ? तो सर वो हुआ ये कि वो मशीन में जो 70 लाख रुपए की जो नई बनाई है ना सर, वो 10,000 यूनिट 1 महीने में आपके मशीन 10,000 यूनिट बनाती है ना,
वो 15,000 यूनिट्स बनाती है। बहुत तेज चलती है भाई सर, वो बहुत तेज चलती है। उसमें मोटर बड़ी लगाई है उन्होंने, बैरिंग बड़े लगाए हैं, और ये और वो ब्लेड बड़ा वाला लगाया है। यार जबरदस्त, यानी एक महीने के अंदर अब 15,000 यूनिट बनाएगी। हाँ सर, 5,000 यूनिट ज्यादा बनाती है। हमने ऐसे ही इखलाकी तौर पे पूछ लिया नू जरा, यार हमारी मशीन क्या चेंज हो सकती है? बोले सर ऑफिस बात करता हूँ, जरा पूछता हूँ। सुनिएगा, माशाल्लाह 10,000 रुपए की सिर्फ जो है ट्यूनिंग करने आया था, सर्विस करने आया था। अब उसने कंपनी फोन करके, भाई इनके पास फला फला मॉडल है, अभी लिए इन्होंने और 10,000 यूनिट बना सकती है, इनको 15,000 वाली यूनिट वाली मशीन चाहिए, कुछ हो सकता है? तो कंपनी वालों ने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक मशीन का ये वाला पार्ट चेंज होगा, एक मशीन का ये वाला पार्ट चेंज होगा, एक मशीन का ये पार्ट चेंज होगा, बैरिंग बड़ी बढ़ेगी, नए हॉर्स पावर की मशीन आएगी। हमने कहा ठीक है, और आपकी मशीन भी 15,000 यूनिट बना लेगी। हम बड़े खुश हुए। हमने कहा क्या खर्चा आएगा? बोला 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब मेरा सवाल पॉइंट नंबर 1, वो मेंटेनेंस करने आया था 10,000 की, अब वो खर्चा बता रहा है 20 लाख रुपए का। अगर हम ये 20 लाख का खर्चा करवा लेते हैं तो हमारी कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच improves द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। पहले से कैपेसिटी में इजाफा हो जाए, चाहे वो 4 आने का ही क्यों ना खर्चा हो, और उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए। जिंदगी में याद रख लो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हमने वो 20 लाख का खर्चा करवा दिया मिसाल के तौर पर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर कोई ऐसा खर्चा करवाया जिससे आपकी परफॉर्मेंस में कोई इजाफा नहीं हुआ, पहले जैसी मशीन चल रही है, तो मुताहिर वो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। जो बॉयज हैं स्पेशली उनके लिए, गर्ल्स भी अगर कोई गाड़ियां चलाती हैं, बाइक चलाती हैं, अगर हम मुताहिर अपनी 70 सीसी बाइक का किसी से सर्विस ट्यूनिंग करवाएं, कोई बहुत ही मशहूर नामी ग्रामी मैकेनिक से भी, जितनी भी अच्छी ट्यूनिंग करवा लें, बहुत काबिल आदमी है, मेरा सवाल है 70 सीसी बाइक 70 सीसी ही रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा माशाल्लाह कराची में कुछ छिचोरे लड़के हैं जो बाइकों को भगाते हैं, रेस लगाते हैं, लेट के चलाते हैं, बैठ के चलाते हैं, करतब दिखाते हैं। मुताहिर कभी देखा है? कभी है भी एक्सपीरियंस? कुछ छिचोरे लड़के जो है, बहुत तेज बाइक होती तो वो 70 है, पता चला उन्होंने उस बाइक के अंदर खर्चा करवाया हुआ है, उन्होंने उस बाइक के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करवाया हुआ है, और 20-20 हज़ार रुपए के क्या बनाए उन्होंने, इंजन बनवाए हैं, जिससे वो 70 सीसी की बाइक जो है 125 सीसी बन गई। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर नॉर्मल हमने, अगर वो खर्चा परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, और अगर खर्चा पहले जैसा ही रहा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? एक लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ की दे देते हैं तो और अच्छा है इंशाल्लाह। बड़ी मशहूर जमाना मेरी ये एक एग्जांपल है। इंसान अपनी जिंदगी में बीमार होता है, वायरल हो जाता है, फ्लू हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो है वो 100-200 रुपए नूर जरा लेता है, एंटीबायोटिक लिख देता है, अल्लाह की तरफ से शिफा मिलती है, हम वो मेडिसिन खाते हैं, 4-5-7 दिन जो है मुताहिर हम लोग जो है वो जो है आई मीन टू से बीमार रहते हैं, और वो हम एंटीबायोटिक खाते हैं। तो क्या होता है, सारे के सारे देखो हम लोग सब जो है अल्लाह के फजलो करम से सब शिफा याब हो जाते हैं। और सर ये कब तक होता रहेगा? हम जब तक हम जिंदा हैं। फ्लू है, कभी खांसी है, कभी बुखार हो गया, कुछ हो गया XYZ। लेकिन एक साहब है माशाल्लाह, उन्होंने नल्ली पाए
और बड़ा चीज और पता नहीं क्या क्या नली पाए गूदे सब खाए हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह 4 या 5 वेन ब्लॉक हो गई। अब वो टब्बा हार्ट में जाके लेट गए, बोलने बाबा जी आपकी 3 वेन ब्लॉक है, एंजियोग्राफी करवाइए तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी या एंजियोप्लास्टी होगी। अब बाबा जी को जो है 5-7 लाख रुपए का ऑपरेशन बता दिया। बाबा जी ने बोला इससे क्या होगा, बोल रहे हैं बाबा जी आप फिर माशाल्लाह सेट हो जाएंगे, 2-4 साल और जी लेंगे। बाबा जी ने 10 लाख रुपए का खर्चा करवा दिया अपने ऊपर, जिससे उनकी लाइफ बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हम ये एंटीबायोटिक और 100, 200, 500 रुपए का जो खर्चा करते रहते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कुछ बात समझ आई है बच्चे? दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर अल्लाह ना करे कोई बहुत मेजर सर्जरी करी जिससे आपकी लाइफ बच गई, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताना जरूरी है? अब इसके अगर मैं दूसरे पार्ट पे आऊँ, ये मैं आपको चाहूंगा तो इंशाल्लाह ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा। एक दफा फिर लास्ट मरतबा बोल रहा हूँ, जरा ये देखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच गिव बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। वन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब तो यही है कि कम से कम 12 महीने। लेकिन कतई इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 12 महीने, जितने साल तक चलेगी हम इतने साल तक बेनिफिट लेते रहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिल्कुल सही है। अब जरा देखो, दे आर नॉर्मली इन बिग अमाउंट, दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये सारे इसके अंदर है। एक सेकंड होल्ड करना। They are normally in big amount, non-recurring in nature, are recorded in balance sheet as non-current asset. Capital expenditure are those expenditure which improves the earning capacity of company. Revenue expenditure are those expenditure which give benefit less than one accounting period. They are normally in small amount. They are recurring in nature, recorded in income statement as operating expense. Or pair are those expenditure which are maintaining the earning capacity of the company. करा ही इसीलिए जाता है कि सिर्फ मेंटेन किया जाए। तो ये आपके पास आ गया। अब इधर से मैं एक मजीद आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास और चीज आई है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? व्हाट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, पहले इसको हम जरा जो बुक्स के अंदर जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से जरा बता दें तो ये आसान हो जाएगा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? काफी चीजें आपको अच्छी इसमें इन डिटेल समझने का मौका मिलेगा। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने जो डेफिनेशन बताई वो बताई है, सिंस अ नॉन करंट एसेट हैज अ कॉस्ट, हर एक दुनिया के नॉन करंट एसेट की एक कॉस्ट होती है, एंड अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट। अगर 10 साल 20 साल, ये तो है ना कि 10 साल बाद या 20 साल के बाद वो लाइफ खत्म हो जाएगी, एक ना एक दिन तो डेफिनेटली वो एसिड खराब खत्म हो जाएगा। फिर इट्स वैल्यू इवेंचुअली डिक्लाइन, तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद उस नॉन करंट एसेट की बच्चों
खुद ब खुद वैल्यू डिक्लाइन होगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, गिरेगी। सो इट्स फॉलो दैट चार्ज बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, एक्सपेंस को बोलते हैं। Expense should be made in income statement to reflect the use of the asset by the business. This expense is known as depreciation expense. The journal entry for depreciation expense is depreciation expense debit, allowance for depreciation credit. Depreciation की जो fixed entry होती है, depreciation expense debit, allowance for depreciation credit. I'll give you a very good example. आपने एक 50,000 रुपए का जनवरी 1 मोबाइल खरीदा बच्चों, जनवरी 2021 को आपने एक मोबाइल परचेज करा, और जो मोबाइल तुम लोगों ने परचेज करा है, आप में से किसी ने कोई भी मॉडल फॉर एग्जांपल बिल्कुल डब्बा पैक 50,000 रुपए का खरीदा। बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है मेरा बेटा। मैं कहता हूँ नूर ज़रा, हमने दुनिया की, इसका बताए, दुनिया की हदें पार कर दी, और हमने इतने एहतियात से चलाया। ओके सर, सारी दुनिया की हदें पार कर दी, यानी कि हमने उसको प्रोटेक्टर लगाया है, हमने उसको ग्लव्स पहन के चलाते थे, हम उसको जो है कपड़े के पाउच में रखते थे, एक कपड़े में, दो कपड़े में, तीन कपड़ों में, इतना अंदर रखते थे। दुनिया की हदें पार कर दी, और इतनी हिफाजत से उस मोबाइल को हमने चलाया, उसके डब्बे को रख दिया, चार्जर को एहतियात से रखा, वो जो हमें इनवॉइस मिली थी, वो जो रसीद मिली थी, वो भी हमने इवन संभाल के रखी है। मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल का जवाब दो, आपने एक साल चलाने के बाद दिसंबर 31, 2021 को आप सदर मोबाइल मार्केट चले गए, तकरीबन 2000 दुकानें होंगी मेरे ख्याल से, पूरे सदर मार्केट में वो डब्बा ले गए, चार्जर ले गए, हैंड फ्री ले गए, अगड़म सगड़म जो भी है सब कुछ ले गए। 100 नहीं, 1 करोड़% बात है कि आपके मोबाइल के 50,000 रुपए बिल्कुल नया जैसा है, बिल्कुल नया जैसा है, नया नहीं है, बिल्कुल नया जैसा है, कसम खा के बोल सकते हैं कि कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन आप चाहे उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सदर के बीच में लेट जाओ, 50,000 का मोबाइल मेरा बेटा 50,000 का नहीं बिकेगा। ये एग्री करते हो या नहीं? दुकान वाले वो 50,000 रुपए का कभी भी नहीं लेंगे, हालांकि आप उनको जितने भी हीले बयान कर दो, वो हमेशा यही बोलेंगे कि भाई सबसे ज्यादा बहुत पुराना हो गया है, नए मॉडल आ गए हैं। डेफिनेटली कोई 50,000 का मोबाइल 50,000 का नहीं लेगा। मेरा सवाल ये है, चलो एक एग्जांपल ले लें नूरजरा कि वो 50,000 रुपए वाला मोबाइल बहुत साफ है यार, बिल्कुल नया जैसा है, मैं बोल तो रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, लेकिन नया नहीं है। तो वो मिसाल के तौर पे चलो 40,000 रुपए मिल रहे हैं सबसे ज्यादा, कोई 35 बोल रहा था, कोई 38 बोल रहा था, कोई 37 बोल रहा था, एक ने सबसे ज्यादा लगाए पूरी मार्केट में 40,000, हमने लिया था 50,000 का। ये जो 10,000 रुपए जो हवा में उड़ गए, ये 10,000 रुपए जो खुद ब खुद, हमने किसी को जाके पैसे नहीं दिए कि हमने किसी चौकीदार को जाके बोला ये ले यार 10,000 रुपए, मेरा मोबाइल की वैल्यू गिर गई है, तू भी 10,000 ले ले। भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाहिद ऐसा एक्सपेंस है जिसके बीच में कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये 50 से जो 40 हो गया तुम्हारा मोबाइल, 10,000 रुपए, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो वैल्यू का खुद ब खुद डिक्लाइन होना, कम होना। और अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला जो तुमने उसको यूज करा है ना,
उस यूज करने की वजह से उसकी जो वैल्यू कम हुई है उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं और वो इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से। इज इट क्लियर मेरा बेटा? सारे स्टूडेंट्स को डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया है? मुताहिर मेरे ख्याल से, नूर जरा उसका मेरे ख्याल से दुनिया की तमाम चीजों पे डेप्रिसिएशन लगता है, सिवाय आपने कोई लैंड या प्रॉपर्टी लिए तो वो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है। वो भी इसलिए नूरजारा, इधर एक बच्चे ने बड़ी डिबेट करी, एक सीए का बच्चा पुराना ना, कि सर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो गिर सकती है ना। बिल्कुल गिर सकती है, लेकिन नेचुरल जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग जो जॉइंट फैमिली में रह रहे थे आहिस्ता 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 अलग होते जा रहे हैं, यानी कि सेपरेट अपना घर लेते जा रहे हैं। इसकी वजह से घरों की प्राइस बढ़ रही है। तुम्हें पता है ना, दुनिया में लोग तो नफसा नफसी का आलम है, तो सबकी यही कोशिश होती है कि भाई सेपरेट रहें। तो जब सेपरेट रहना है तो कोई रेंट पे लोगे घर या खरीदोगे, तो जगह ऑक्यूपाई होती जा रही है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मकसद, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो सबसे खतरनाक एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे लगती है। जितना महंगा मोबाइल होता है इतने ज्यादा मेरे ख्याल से मुताहिर पैसे टूटते हैं, पैसे जाया होते हैं, या यूं कह लो डेप्रिसिएशन लगता है जितने ज्यादा। और बल्कि मुझे तो एक स्टूडेंट ने कहा, सर आपने तो अपनी एग्जाम्पल में, चल गोल्ड के केस में भी यही होगा, हो सकता है मुताहिर, लेकिन कम नीचे भी आ सकता है मेरा बेटा, नीचे भी आ सकता है मोस्टली। हाँ, सिर्फ लैंड पे ही लगाया जाता है मुताहिर। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग भी शायद सेकंड करोगे मेरी बात को। मैंने तो एक मोबाइल खरीदा 50,000 रुपए का, जो एग्जाम्पल में बताया, और 1 साल के बाद बेचने के लिए गया तो 40 मिले। एक लड़का बोला ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता। बोला सर आपने अगर डब्बा पैक मोबाइल खरीदा और उसकी पन्नी आपने खुलवा दी, यानी सील था बकौल उसके, पता नहीं, एक लड़का बोल रहा था भाई, और आपको वो मोबाइल समझ में नहीं आया, यानी दुकान वाला पहले पैसे लेता है इसके बाद डब्बा खोलता है, वरना नहीं खोलता है। सही बात है, इसका अपन को आइडिया नहीं है भैया। और मतलब हमने तो कभी क्या भाई, खुलवाया तो घर ले आए, वहीं पैसे गिर गए होंगे उसके। हाँ तो मुताहिर ये एक और बच्चा बोल रहा था, सर 500,000 रुपए तो, 500,000 रुपए तो ऐसे ही वो काट देगा। ऐसे होता है ना कभी कभार, जो है नू जरा हमने ले लिया और हमें वो रंग कलर समझ में नहीं आ रहा था, लड़कियों जैसा कलर लग रहा था, लेडीज कलर, हमने ले लिया। एक बात समझाने के लिए, सोबर नहीं लग रहा था, हमने कहा यार ये, और सर जैसे डेप्रिसिएशन करने के लिए मेथड हैं, क्या एप्रिशिएट के लिए भी कोई मेथड होता है? नहीं, बस वैल्यू पूछवाओगी और डिफरेंस लोगी, वो एप्रिसिएशन हो जाएगा। सर वो वैल्यू कौन एप्रिशिएट करके देगा? मार्केट में सर्वेयर से लगवानी पड़ती है कि मेरी प्रॉपर्टी कितने की हो गई है, उसके लिए कोई मेथड नहीं होता। मैं समझ गया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो मुदाहिर मेरा सवाल ये है कि उसकी 500,000 रुपए वैल्यू उधर ही गिरना शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके ऊपर मैंने एक मिक्सन जॉनसन की एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन पढ़ी थी यार, बड़ी लेवल की। बोलते हैं प्रोडक्ट जब तक के सामने शोकेस में लगा हुआ है और वो शोकेस से दिख रहा है, उसकी वर्थ है। जैसे ही शोकेस से उतर कर कस्टमर के हाथ में आया, और मुताहिर बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। तो जरा मेरी बात समझ आई? अचानक मुझे याद आ गई एक बात, बड़ी प्यारी मुझे लगी थी। बोल रहा है जब तक डिस्प्ले पे लगी हुई, हाँ ये बात लिखी थी, एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूँ, जो डिस्प्ले पे लगी हुई थी जब तक
जब तक डिस्प्ले पे लगी हुई थी जब तक तो सही था, लेकिन जैसे ही डिस्प्ले से उतरकर कस्टमर के हाथ में आई, नहीं तो वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो गई। और एक बहुत से भी प्यारी बात, ये अपने पास नोट डाउन कर लेना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन पॉइंट एवर। डेप्रिसिएशन वाहिद पूरी अकाउंटिंग में एक वाहिद ऐसा एक्सपेंस है जिसके बीच में कैश इन्वॉल्व नहीं होता। आज तक किसी बच्चे ने बताया ही नहीं और ना पूछा, बताया नहीं मतलब पूछा ही नहीं, क्या आप दुनिया के हर एक्सपेंस की एंट्री बनाते हो? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। किसी बच्चे ने ये नहीं बोला यार ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके मेरा दिल चाह रहा आज कैश को क्रेडिट करूंगा यार, बस बहुत हो गई, अब मैं अपनी अकाउंटिंग लाऊंगा। किसी बच्चे ने नहीं पूछा आज तक ये ऐसा टेक्निकल सवाल, बेटा कैश इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं होता। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इज इट क्लियर मेरा बेटा? इसीलिए जितने भी दुनिया के ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, उसके लिए अलाउंसेस का वर्ड लिखा जाता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? इज इट क्लियर मेरा बेटा? हम फिगर नहीं लिखते, सिर्फ एंट्री करते हैं। क्या मतलब होता है? फिगर नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते भाई? नहीं नहीं, अमाउंट लिखते हैं ना यार, लिखेंगे ना कितने अमाउंट से वैल्यू कम हुई है, समझे मेरी बात? नहीं नहीं, एंट्री तो मैंने लिखी है, वो तो ऐसे एग्जांपल देने के लिए लिखी है। अब जरा अभी जरा सा थोड़ा सा ये मैं पूरा करूं तो फिर इंशाल्लाह तुमसे पूछूंगा कोई भी क्वायरी हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा पहला लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पहली जो एग्जांपल लिखी वो लिखी हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। दूसरी चीज का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर क्या नाम है? the sum of all depreciation from the purchase date of an asset till date, यानी आज तक का जिस दिन बात हो रही है, till date is called accumulated depreciation। एक और डेफिनेशन लिखिए, the sum of all depreciation throughout its life। पर सर इनडायरेक्टली हम कैश की वैल्यू जो हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है वो तो कंज्यूम कर चुके होते हैं ना, तो तभी तो हम अलाउंसेस करते हैं। नहीं ना, वो तो हमने कैश तो उसके एसेट खरीदने पे नूर जहरा दे दिया था। जब तुमने ये प्लांट लिया होगा तो उस वक्त तुमने एंट्री बनाई होगी प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। और अभी जो डेप्रिसिएशन से जो इसकी वर्थ कम हुई है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट करके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है क्योंकि उसके अंदर हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं होता, हमारा कैश में इन्वॉल्व नहीं होता। अभी और समझना, द सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन थ्रू आउट इट्स लाइफ इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये नूर जरा क्या बोल रहा है? जब से परचेज करी है जब से लेकर आज तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उसको एक्यूमुलेटेड, उसको सम करने का नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है।
नेक्स्ट अगर आप देखो, एक सेकेंड मेरा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग का नाम है नेट बुक वैल्यू। नेक्स्ट एंट्री का नाम है नेट बुक वैल्यू, एनबीवी, कैरिंग वैल्यू, सीवी, रिटन डाउन वैल्यू, डब्ल्यूडीवी। द अमाउंट विच कम आफ्टर डिडक्शन ऑफ, डिडक्शन का मतलब माइनस करके आए, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, द अमाउंट विच कम आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर कॉस्ट में से माइनस करें तो नेट बुक वैल्यू आती है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप देखो, एक आपके पास हो गया, तीन चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस करी है बच्चे। एक का नाम है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, एक का नाम है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, दूसरी चीज का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं इन तीनों में फर्क बताना चाह रहा हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। क्या हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज लाइक एन इंटेंजिबल एक्सपेंस? बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही, ये वर्ड सही रखा है कि हमें दिखता नहीं है, फिजिकल नहीं होता। वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेट बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू। मैंने जरा आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है इसका, जरा देखिएगा। ताहिर, हमने एक मशीन परचेज करी है 1 जनवरी 2014 को। हमने एक नॉन करंट एसेट खरीदा है 2,14,000 को, 70,000 रुपए का, 70,000 रुपए का हमने जो है, हमने एक प्लांट, सॉरी प्लांट जो है 5 लाख रुपए का खरीदा है। हमने 1 जनवरी को जो प्लांट खरीदा है वो हमने 5 लाख का लिया है मेरा बेटा, 5 लाख का। ओके सर। और यूं समझो हमने उसको जब पहले साल मशीन को यूज किया मेरा बेटा, तो उसकी अपनी तरह से एग्जांपल ले रहा हूँ, अपनी तरह से वैल्यूज दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। पहले साल उसकी वैल्यू 70,000 रुपए से कम हो गई, उसकी वैल्यू 70,000 से कम हो गई मेरा बेटा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन जो है, जरा गौर से सुनिएगा दायर नूर, जरा इसका पहले साल का जो डेप्रिसिएशन आया है वो 70,000 रुपये आया है। ओके सर। और पहले साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आया है वो भी 70,000 ही आता है। याद रख लेना, पहले साल का डेप्रिसिएशन और पहले साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। 70,000 ही डेप्रिसिएशन है पहले साल का, और पहले साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 70,000 है। और पहले साल का अगर हम नेट बुक वैल्यू देखें तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू के ऊपर हमने डिस्कस करा नहीं? नेट बुक वैल्यू नहीं बताया ना मैंने। द अमाउंट विच कम आफ्टर डिडक्शन ऑफ accumulated depreciation from the cost of asset is called net book value. बताना भूल गया। the amount which come after deduction of, हमने जो है अमाउंट जो है जो निकाला है हमने accumulated depreciation को from the cost of asset
is called net book value. नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है करंट वैल्यू ऑफ एसेट। बिल्कुल सही होता है। तो तीन चीजें हो गई आपका, एक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक है नेट बुक वैल्यू। मैंने एक एग्जांपल लिए, नूर जरा 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 मुताहिर गौर से सुनना, उसका जितने भी बैठे हुए स्टूडेंट्स। गाजी, मैंने एक प्लांट लिया है 1 जनवरी 2014 को, कितने का लिया है सर? 5 लाख रुपए का। पहले साल प्लांट को चलाया तो मिसाल अपनी तरफ से ले रहा हूँ, अपनी तरफ से 70,000 रुपए वैल्यू कम हो गई, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया 70,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 70,000 हो गया। पहले साल का डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड दोनों सेम होते हैं। और पहले साल की नेट बुक वैल्यू क्या आ गई? कॉस्ट थी 5 लाख, 5 लाख में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000 माइनस करा है। फिर कह रहा हूं, मैंने अंडरलाइन भी करा है, तो नेट बुक वैल्यू 4,30,000 हो गई। होपफुली सबको ये बात समझ में आई है सबके? सर मुझे सब जवाब दे दो, ये ना हो कि ये आप लोगों को समझ में ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तीनों में फर्क, अभी मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। दूसरे साल फिर 70,000 रुपए से डेप्रिसिएशन कम हो गया, दूसरे साल फिर 70,000 रुपए से डेप्रिसिएशन कम हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि दूसरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो 70,000 आया है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 70,000 पहले साल का, 70,000 दूसरे साल का, तो कितना हो गया? 140। 2 सालों का जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने जमा करा तो वो हो गया 140, और दूसरे साल की नेट बुक वैल्यू बताओ क्या होगी? 5 लाख माइनस 140, तो 360 मेरा बेटा ये दूसरे साल की नेट बुक वैल्यू आ गई। अभी बात को कंप्लीट नहीं कर रहा है। सपोज करो तीसरे साल फिर 70,000 से वैल्यू कम हो गई प्लांट की, तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया 70,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीनों सालों का डेप्रिसिएशन 70 70 70। अच्छा यू देखो, अगर 70 और 70 को जमा करा था तो ये 140 हो गया था, और 140 और 70 को जमा करा तो 210 हो गया। The sum of all depreciation throughout its life is called accumulated depreciation। और 5 लाख में से जब तुमने 2,10,000 को माइनस करा तो 290 आ गया। ये जितने स्टूडेंट्स हैं सबको ये क्लियर है बेटा जी? जरा मुझे बताओ, आपको जमीन आसमान का फर्क है तीनों में। एक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक है नेट बुक वैल्यू। बस फर्क ये है कि इधर मुताहिर मैंने नूर अपनी तरफ से जो डेप्रिसिएशन है ना, वो अपनी तरफ से 70 70 70 ले लिए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने मेथड निकाले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आज ही। और लास्ट ईयर की एक और एग्जांपल लिख लो अपने पास कि फॉर एग्जांपल हमने चौथे साल भी मशीन की 70,000 रुपए से वैल्यू कम हुई है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द 4th ईयर इज 70,000। लेकिन अगर सवाल में आए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, सवाल में आए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ चौथे साल का, तो क्या लिखोगे? 2,80,000। और फिर 5 लाख में से 280 माइनस करा तो आपके पास 2,20,000 नेट बुक वैल्यू होगी। एक मैं सवाल दे रहा हूं, जरा मुझे ये करके दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मेरे लिहाज से। अब जो है अपने पास 4 सालों का निकालोगे,
प्लांट की कॉस्ट जो है 1 जनवरी 2000 चेंज कर दी मैंने, 2011 2011 में आपने एक 2011 में आपने एक मशीन जो है, प्लांट एंड मशीनरी जो है परचेज करा है, लेट सपोज 8 लाख का। और जो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन आया ना तुम्हारे पास, वो तकरीबन आया है फॉर एग्जांपल 80,000, दूसरे साल का 75,000, 60,000 और 50,000। जरा मुझे बताओ, जरा ये कंप्लीट करके दो मुझे।
अच्छा बेटा, नमाज पढ़ा था यार, नमाज जो है ना मेरी कज़ा हो रही थी। अच्छा जी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है पहले साल का, तो 80,000 ही आ गया बच्चों। और 8 लाख में से जब आपने 80,000 माइनस कराए तो 7,20,000 नेट बुक वैल्यू हो गई। गुड। दूसरे साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास 1,55,000 और दूसरे साल की नेट बुक वैल्यू 6,45,000 हो गई है। थर्ड ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,15,000 हो गया। नेट बुक वैल्यू जो है आपके पास 5,85,000 की आ रही है। फोर्थ ईयर की नेट बुक वैल्यू है आपके पास 5,35,000। चलो, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है चौथे साल का? 265। तो आपको बहुत क्लियर जो है तीनों में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू। बस इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने जो है ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोगों को रेडीमेड दे दिया था। IAS 16 ने जो आपको मेथड्स बताए हैं बच्चे, वो अगर हम देखें तो आपके पास आपके सिलेबस में जो मेथड्स जो डिस्कस हुए हैं वो तो खैर पांचों हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके पास आते हैं, सबसे पहला जो यूजुअली जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैलरी वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ये अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने ये मेथड्स ड्राइव करे हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, वो बताते हैं कि कौन सा मेथड जो है आपके नॉन करंट एसेट पे अप्लाई किया जाएगा। और इन स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईच ईयर रिमेन्स द सेम। क्वालिटी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी यह है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन हमेशा सेम आता है, पहली बात। दूसरी बात, तो तमाम ऐसे नॉन करंट एसेट जिसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट इज लाइफ सेम रहती है, तो वी यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड। जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड उन तमाम नॉन करंट एसेट्स पे लगाया जाता है जिसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द लाइफ सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पंखा हम लगाते हैं, जो मैं नॉर्मल फैन की बात कर रहा हूँ, तो जो उससे जो हमें हवा आ रही है, जो हमें जो यूटिलाइजेशन मिल रही है, सर वो स्लो भी तो हो जाता है, तो भाई वो कैपेसिटर चेंज करोगे तो वापस से वही हवा देगा, लेकिन जैसी हवा दे रहा था वैसी हवा देगा। लेकिन जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तुम्हारे पास, जो दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और यू कैन से दैट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि वो तमाम के तमाम नॉन करंट एसेट्स जिसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे जो है रिड्यूस होती जाए, तो वी हैव टू यूज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। प्रिंटर आप लेते हो या फोटोकॉपी मशीन लेते हो, तो जब हम वेरी फर्स्ट डे उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो हर कोई बंदा बोलता है क्या यार नया प्रिंटर लिया है क्या। और वही प्रिंटर जो है साल भर के बाद, हालांकि उसकी कार्टेज बदलवा दो, उसमें फुल करवा दो, रिफिल करवा दो, वॉटेवर जो भी है, वो आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा कि ये कोई नया नहीं है प्रिंटर, इसलिए कि उसके रोलर और उसके जितने भी पार्ट्स वार्ट्स हैं वो सब घिस जाते हैं। वो तमाम की तमाम ऐसे एसेट जिसकी वैल्यू जो है डिक्लाइन होती रहती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, तो वी यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, दूसरी एक और बात, ऊपर जो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला है ना बच्चे, उसके अंदर फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू।
सैल्वेज वैल्यू कैन से दैट द स्क्रैप वैल्यू, दूसरा नाम क्या है स्क्रैप वैल्यू, और तीसरा नाम क्या है रेसिडुअल वैल्यू। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ आएगा तो आप पोस्ट करोगे सर ये है क्या। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, वो तमाम चीजें जो कि पूरी फुली डेप्रिशिएट होने के बाद कबाड़िया जो पैसे देगा दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू। अब याद रख लो कुछ ऐसे नॉन करंट एसेट्स हैं जिनको आपको स्क्रैप यानी कि फेंकना पड़ता है, उसकी आपको कुछ भी सैल्वेज वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू नहीं मिलती है। आसान तरीका ये जो जो रिसाइकल हो जाती हैं यार वो सब बिक जाती हैं, जो रिसाइकल नहीं होती है वो फेंकना पड़ता है। मेरे ख्याल से आज भी बच्चों के जो ये चाइना के जो खिलौने होते हैं टॉयज होते हैं, मेरे ख्याल से ये आपसे कबाड़िया नहीं लेता। ये जो आपके बच्चों के जो खिलौने हैं प्लास्टिक के, अच्छा ग्लास भी नहीं लेता, कभी ग्लास टूटा हुआ दे दो कबाड़िए को। जो जो कबाड़िया लेता है ना समझ लो उन सब की जो है रिसाइकल है और वो जो है वापस से काम आ जाती हैं। अभी आपके पास जितनी भी ये लोहे की चीजें हैं इसको मेल्ट करके वापस से शीट्स वगैरह बना लेते हैं, वापस रीयूज हो जाता है। आपके पास जो है ये पेजेस जो हैं आपके पेपर्स जो हैं ये सारे रिसाइकल हो जाते हैं रद्दी। तो ये सारे जो है अब मैंने देखा है कबाड़िए जो है ना आपके पास जो है प्लास्टिक की बॉटल जो है अब लेना शुरू करिए, शुरू के दिनों में नहीं लेते थे, आज से 5-8 साल पहले। मुझे तो लगता है प्लास्टिक का दाना जो है ना वो भी बड़ा महंगा हो गया है, अब इसका भी रिसाइकल वगैरह कुछ होता होगा। इसलिए कि कबाड़ियों ने लेना शुरू कर दिया, पहले बोलते थे नहीं साहब नहीं लेंगे फेंक दें। तो ये सैल्वेज वैल्यू क्या है इसकी डेफिनेशन देख लो जरा, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, पूरी लाइफ यूज करने के बाद जो कबाड़िया पैसे देगा दैट इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। एक और फॉर्मूला होगा डेप्रिशिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं डेप्रिशिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट। सर ये सैल्वेज वैल्यू कौन बताएगा कि 10 साल के बाद। अच्छा देखो FKR1 के अंदर IS16 के अंदर अब जरा गौर से सुनना, आपने एक मशीन ली है 2014, नूर जरा जरा गौर से सुनना मुताहिर इसका जरा देखना, एक मशीन तुमने, अच्छा इसका एक बीच में आएगा तो अच्छा है तुम्हें जरा सा आसान वे में जरा बताऊं। हमने एक मशीन खरीदी है फॉर एग्जांपल प्लांट खरीदा है 2014 में, 1 जनवरी 2014 में, उसकी यूजफुल लाइफ है 20 साल। जरा सुनिएगा हाँ, यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स। तो 2014 से 2024 10 साल, 2034 2034 तक वो लाइफ चलेगी। 2034 के बाद 20 साल के बाद वो प्लांट जो है तकरीबन समझ लो हमने 2 मिलियन का लिया था, 4-5 मिलियन का लिया था वॉटेवर, सही है 50-60 1 करोड़ का लिया था यार, चलो था 100 मिलियन का लिया था। अब वो 20 साल चलने के बाद लोहे का है, इतना बड़ा प्लांट है, मनो टनों का है, तो आपको एक्सपर्ट हायर करने पड़ेंगे कि भाई इसकी सबसे पहले तो वो लाइफ बताएगा कि 20 साल चलेगा, ठीक है, और 20 साल के बाद वो उसकी सैल्वेज वैल्यू भी बताएगा। याद रख लो ये भी हमें एक्सपर्ट से मालूम करनी होती है, हमें थोड़ी है इसका आइडिया यार, बाकायदा इसके पैसे लेगा वो हमसे, और ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, इसलिए कि हमें उस प्लांट का नहीं पता कि वो कितने साल चलेगा। अब मेरा सवाल ये है कि वो आपको बता रहा है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का प्लांट लिया, लास्ट बात आज की, फिर इंशाल्लाह इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और 20 साल के बाद बोल रहा है यार ये 20 लाख रुपए का तो बिक ही जाएगा। बेटा ये बात वो 2014 में बोल रहा है तुम्हें कि 20 लाख का बिक जाएगा, तुम्हें क्या करना होगा पीवी फैक्टर लगा के, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाकर तुम्हें वो 2034 में बोल रहा है ये 20 लाख का बिकेगा, तो उस 20 लाख को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पीवी फैक्टर लगाओगे, यू हैव टू राइट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और द एन्युटी फैक्टर लगाकर, और फिर हम उसको फॉर्मूले में पोस्ट करेंगे। कुछ बात समझ में आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? कॉस्ट तो आज की है ना, आज की वैल्यू में ली है तुमने मुताहिर,
हमने 1 करोड़ का प्लांट आज लिया राइट नाउ, ये आज के 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है ना, आज अभी अभी के 1000 रुपए की वैल्यू 1000 ही है, लेकिन इस 1000 रुपए की वैल्यू 2022 के दिसंबर में नहीं होगी, तो हमें पीवी फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो तुम्हें सेल्वेज वैल्यू पे IAS 16 जब सर पढ़ा रहे होंगे तो उसके अंदर पीवी फैक्टर लगाना पड़ेगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? बहुत ही डिटेल में मैंने बच्चे ये समझाया है। बच्चे वो बोलते हैं यार ये पीवी फैक्टर क्यों लग रहा है, कॉस्ट पे नहीं लग रहा है यार सर, आप सैलरी वैल्यू पे लगा रहे हैं, कॉस्ट आज की है बेटा और सैलरी वैल्यू 20 साल के बाद की बता रहे हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? तो ये जो आपके पास दो मेथड्स हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट सर 20 लाख 2034 क्या है ना है, स्क्रैप वैल्यू बताइए ना यार एक्सपर्ट ने कि 2034 में ये 1 करोड़ का प्लांट 20 लाख में बिक जाएगा। तुम क्या समझे? बताए तुम पूरी कहानी सुना दी, तुम बोलो जुबैदा मर्द थी औरत, हाँ यही समझा था ना, ठीक है चलो। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया और स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला देख लेना, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डेप्रिशिएबल कॉस्ट। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक चीज हमने ये नहीं देखी कि पहले साल का जो है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगेगी परसेंटेज, और दूसरे साल का फॉर्मूला एक्सपेंस जो है वो नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई किया जाएगा। और नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला कोई बताएगा जल्दी, शाबाश। नेट बुक वैल्यू का, अच्छा अब जो है ना जरा प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट करी थी, अब जो है ना टॉपिक थोड़े से मुश्किल होते जाएंगे, बेसिक से ऊपर चले गए बेटा, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल बी ऑन टाइम। वैल्यू वैल्यू माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। वैसे आपके टोटल 5 मेथड हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, वर्किंग आवर मेथड, यूनिट आउटपुट मेथड। तो इस पर हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पूरे सीए के अंदर सबसे ज्यादा जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन से शेड्यूल बेटा? नहीं असल में नूर हर जगह क्लासेस चल रही हैं, तो शेड्यूल ऐसा कोई फाइनल नहीं है बेटा, एक दिन पहले ही पता चल सकता है बच्चे। हाँ ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कल नहीं है बेटा, कल क्लास नहीं है बेटा, कल भी नहीं है, सैटरडे भी नहीं है, मेरे ख्याल से ट्यूसडे होगी इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन मंडे का अभी कंफर्म नहीं करा, मंडे अगर मेरे पास अवेलेबल होगा टाइम तो जरूर ले लेंगे क्लास। ठीक है चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। ठीक है गाजी, ये सारा भाई ये कॉपी कर लेना यार प्लीज, मैं आपको ये शीट भेज दे रहा हूँ। ग्रुप पे तो मैं ऐड हो गया हूँ, तो मैं आपको भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है।